वेलकम टू डबल ई मास्टर। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। तो भैया अब जैसे कुछ लोग को डाउट होगा क्यों, है ना, तो उनके लिए 2 मिनट बस, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो में जैसे ही टॉपिक खत्म होगा वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं। देखो क्या है, जैसे अपन जब टेस्टिंग करते हैं कोई भी मशीन की, है ना, जैसे मैक्सिमम लोग रिलेट करवाएंगे किससे, नो लोड टेस्ट जो हम करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो उसमें हमें क्या मिलते हैं, कोर लॉस, या जिसको हम क्या मान लेते हैं, टोटल आयरन लॉस मान लेते हैं इस मतलब एरर होती है थोड़ी सी, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो वो जो है वो किस किस से मिलकर बना है, हिस्टेरेसिस लॉस से मिलकर बना है और एडी करंट लॉस से मिलकर बना है। अब आपका बोलना होगा सर अब ये मिल तो गया आयरन लॉस, है ना, अब इसको अंदर जाके इसके अंदर क्यों घुस रहे हो, क्या करना है इसको जाके। उससे कारण है बेटा, उसका कारण ये है हम चाहते हैं कि लॉसेस कम से कम हो, सीधी बात। तो अब हिस्टेरेसिस लॉस अलग करेंगे तो उससे हमें मटेरियल के बारे में मालूम चलेगा कि भैया कौन सा मटेरियल यूज करें। हमको पता चला कि कास्ट आयरन यूज करने से नुकसान है ना, तो हमने सॉफ्ट आयरन बनाया। फिर हम और भी, जैसे अब आजकल हम क्या यूज करते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, सीआरजीओ, सबको ये पता होगा, फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा कुछ लोगों को, हो सकता है सीआरजीओ यूज करते हैं। ये कहां से मालूम चला, ये इसी से मालूम चला कि हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए हमें क्या क्या यूज करना है। ये डिफरेंशिएट करने से ये पता चलता है, बात समझ में है। एडी करंट लॉसेस सबको पता है कि भैया इसको कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, लैमिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये मशीन का टॉपिक नहीं है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, इतना ही आप समझ लें अभी, इसके लिए हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप समझ लो क्या है। ये पूरा डिस्कशन जितना भी मैं बताऊंगा इस टॉपिक में, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या सब कुछ करूंगा, उसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पूरे डिस्कशन में V/F का रेशो मैं क्या मान के चल रहा हूं, कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। मान के नहीं चल रहा हूं, रखना है। अगर नहीं रखोगे तो ये सारी बात गलत है, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सर अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या करें, उसके लिए अगली क्लास में बताएंगे, थोड़ा सब्र करो। चलो, तो सबसे पहले भैया ये तो सबने सुन रखा है, सर ये तो रहता ही है V/F कांस्टेंट। कुछ लोगों को डाउट होगा, थोड़े इंटेलिजेंट लोगों को, कि ऐसा क्यों भाई, ये कांस्टेंट रखने से क्या हो गया। देखो एक सिंपल सी बात है, V/F रेशो कांस्टेंट रखने से कुछ फर्क पड़ता होगा कैरेक्टरिस्टिक में, तभी ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, ये फ्लक्स होता है ना मशीन में, वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, V/F के। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो 10% और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो 10%, तो क्या होता है, ये मेंटेन रहता है कांस्टेंट। और अगर ऐसा नहीं करोगे, है ना, तो ये जितने रिलेशनशिप हैं, ये पावर 2 पावर 1.6 ये सब क्या होंगे, बिगड़ जाएंगे। इसके लिए 2 तरीके से एनालिसिस करते हैं, एक बार हम क्या रखते हैं, इसको कांस्टेंट रख के चलते हैं, और एक बार क्या रहता है कि वो बता देता है कि कांस्टेंट नहीं है। तो सर फिर कौन सी चीज कब यूज करना है, अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, कुछ भी बताया नहीं गया है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो हमेशा क्या मान के चलेगा, कांस्टेंट मान के चलेगा। एक बात मतलब बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या है, V/F रेशो कांस्टेंट। और अगर वो ऐसा नहीं बोल रहा है और क्वेश्चन पेपर में क्या बोला है, इन मशीन, जैसे बोल रहा है ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, वो डीसी मशीन की बात कर रहा है, तो इन सारी मशीनों में क्या होता है, फ्लक्स हमेशा ही कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यानी एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई आपको अभी, क्या कि सारी मशीन्स में फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर वो मशीन लिख के नहीं दे रहा है तो वो बताएगा V/F रेशो कांस्टेंट है, और वो मशीन लिख के दे रहा है तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट V/F रेशो कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि फ्लक्स कैसा है, पूरे में कांस्टेंट है। तो ये कंडीशन क्या है, फ्लक्स कांस्टेंट पर बात हम करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन हमारा चेंज हो जाएगा। उसके लिए मैं अगली बार बताऊंगा। चलो अब अपन आगे देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। जैसा कि हमने बोला 2 प्रकार के लॉसेस से मिलकर बना है आयरन लॉस, कौन से, एक हिस्टेरेसिस लॉस है और एक एडी करंट लॉस है। ठीक है, इनका मैकेनिज्म मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें आता होगा, हिस्टेरेसिस लॉस कैसे होता है, कहां होता है, ये तुम्हें पता है, इस बारे में मैं नहीं बता रहा हूं डिटेल में, पर ये कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ईटा लिखा हुआ है हमने, है ना, कुछ लोग जानते हैं तो क्या होता है इसको, ईटा ये क्या है, हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट है। ठीक है, ऐसी चीजें जो नॉर्मली चेंज नहीं होती है, इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं, टेम्परेचर है, वो सारी चीजों को एक कांस्टेंट ले लिया अपन ने। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना उसको हम कांस्टेंट लिखेंगे, इसको ईटा बोलते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि कैसी है, मैक्सिमम। अगर किसी को डाउट है तो देखो यहाँ पे ये मैंने पूरा मेंशन किया है कौन सी चीज क्या क्या है। ठीक है, तो ईटा क्या है, हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट है। BM क्या है,
मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी मटेरियल में जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, यानी आसान भाषा में जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, वो वैल्यू का नाम क्या है, बी एम है। मतलब अगर आपके पास में मान लो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मैं साइनोसोडियल यूज कर रहा हूं जिससे कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आसानी हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिली वेबर, ठीक है, ये क्या होगी, 1 मिली वेबर। ये कौन सी वैल्यू होगी, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बीएम बोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, √2 इंटू पी करना पड़ेगा। तो बीएम कितना आएगा, 1.414 मिली वेबर्स। तो ये मैक्सिमम का मतलब ये लिखा हुआ है। बात समझ में आई, इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट कौन सी चीजें लिखी हैं, उसके बाद एफ लिखा है। एफ सबको पता है यार, फ्रीक्वेंसी। लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो आप सप्लाई दे रहे हो उस फ्रीक्वेंसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। अच्छा ये वी में कंफ्यूज मत हो जाना भैया, ये वोल्टेज नहीं है, ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्या चीज लिखी है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है भैया। अब मेरे को एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास में कुछ मटेरियल है, ठीक है, मान लो कितना, 10 ग्राम, और वही सेम मटेरियल, मतलब अगर ये सॉफ्ट आयरन है तो ये भी सॉफ्ट आयरन, इसको थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं। ये कितना, 100 ग्राम ले लो, ठीक है। वही फ्रीक्वेंसी, वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम यहां पे देंगे और वही वहां पर भी देंगे। दोनों में से आयरन लॉस किसमें ज्यादा होगा, है ना, सीधी सी बात है। ये जो 100 ग्राम वाला है इसमें ज्यादा होगा भाई, क्यों, जब फ्रीक्वेंसी भी उतना ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी उतना ही है, तो फिर ज्यादा क्या हो गया, ज्यादा ये हो गया कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है ना। मतलब जो एटम्स में, जो आयन्स में लॉसेस हो रहे हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम भी क्या होगा, यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई क्या सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है, तो सारी टर्म्स हो गई। अच्छा अब मैक्सिमम जो टर्म्स हैं एडी करंट लॉस में, हिस्टेरेसिस लॉस में, कैसी हैं, कांस्टेंट है। एडी करंट लॉस में एक एक्स्ट्रा टर्म देखने मिल रही है मुझे, क्या, टी। ये टी क्या चीज है, ये टी है थिकनेस, ठीक है, टी थिकनेस है। मैं पूरे मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, सीधी बात है। एडी करंट लॉस क्या है, करंट है। जब करंट फ्लो होता है तो वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड करता है। इसके लिए यहां थिकनेस वाली टर्म देखने मिल रही है। आई बात समझ में, मैकेनिज्म डिटेल में समझना है तो अगले लेक्चर में समझेंगे अपन। ओके चलो, तो इतना चीज क्लियर हो गया कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलो इसको एक बार समराइज कर लो, छोटा सा जल्दी जल्दी पढ़ लो। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है मैक्सिमम, उस पर डिपेंड करता है। उसकी रिलेशनशिप क्या है, 1.6, लीनियर नहीं है, ठीक है। सीधे फिर फ्रीक्वेंसी की पावर 1 पे डिपेंड करता है, फिर वॉल्यूम की पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारी चीजें, अब भाई जो वॉल्यूम है वो तो चेंज हो नहीं गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट चेंज होने से रहा एक बार में। मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी का चेंज का इसके ऊपर देखूंगा कि क्या इंपैक्ट आता है। तो मैं बाकी सब चीजों को क्या मान के चल रहा हूं, के मान के चल रहा हूं, K1 लिख लिया मैंने। और ऐसा लिखने से हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी के लीनियर फंक्शन के तौर पे दिखता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां मेंशन किया लीनियर फंक्शन। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में आएगा ये, इसको देख लो आप कि हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के लीनियर फंक्शन के तौर पे लिखा जा सकता है, ठीक है, f की पावर 1 हो सकती है यहां पे। नेक्स्ट एडी करंट लॉस देख लो। एडी करंट लॉस में एडी करंट कोफिशिएंट है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर है, थिकनेस का स्क्वायर है और वॉल्यूम है। तो अब सारी चीजों को, मतलब फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके बाकी सारी चीजों को मैंने क्या मान लिया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया, यानी कि इन सब चीजों में सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी के साथ एडी करंट लॉसेस का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, नॉन लीनियर है, ठीक है, बात समझ में आती है क्या। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम। तो इनको अब एक काम करते हैं, कंबाइन लॉसेस की तरह लिख लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, टेस्टिंग में हमेशा हमको क्या मिलता है, टोटल लॉस मिलता है। तो भाई टोटल लॉस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम उसको रिलेट कर पाएंगे, जो हमारे को प्रैक्टिकल डेटा मिलेगा, मीटर से रीडिंग मिलेगी, उससे रिलेट कर पाएंगे। तो भैया आयरन लॉस क्या हो गया, P बराबर PH हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। ये वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी थी वो मैंने यहां लिख दी, ठीक है। K1 K2 को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये वाली जो इक्वेशन है ये तुमको क्या दिख रही है, देखो तुमने अगर स्कूल में देखा होगा ध्यान से, स्कूल की क्लास में क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये किसी प्रकार का क्या बन रहा है, पैराबोला, ठीक है।
जो कि प्लॉट करने में बिल्कुल भी सही नहीं है ना, बहुत कठिन होता है पैराबोला प्लॉट करना, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। तो हमको एनालिसिस करना है तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए काम करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ले लो राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा पी बाय एफ, और ये देखो अब क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन, ए इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, या आसान भाषा में अगर समझना है तो देखो क्या लिखते हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी लाइन जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, इसका कोई स्लोप है एम, अब देखते हैं कहां से आएगा, रिलेट करेंगे, एक्स की जगह क्या लिख लो, एफ लिख लो, एम की जगह लिख लो के टू स्लोप है, ठीक, वाई बराबर पी अपॉन एफ है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है, कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, बात समझ में आती है क्या। तो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये जो पूरा इक्वेशन हमने बनाया लाइन के फॉर्म में, लाइन प्लॉट करना बहुत आसान है, तो इसको हम लोग एक इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो इस इक्वेशन को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, पी बाय एफ, जो मैंने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको मैंने प्लॉट किया। अब देखो क्या करते हैं, इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी को टेंड करवाते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ टेंड्स टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं बोलना, इक्वल टू 0 बोलोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 बोलोगे ये नॉट डिफाइन हो रहा है, इसलिए टेंडिंग टू 0। तो जैसी फ्रीक्वेंसी के और ये 0 की तरफ आ रही है, 0 हुई नहीं है, आ रही है, तो क्या होगा, अपने पास इक्वेशन में बचेगा K1, K1 क्या था, हिस्टेरेसिस लॉस का कोफिशिएंट था, तो वो अपने को इस ग्राफ में देखने मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो K2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं, मतलब टिपिकल ग्राफ है, एग्जाम में भी ऐसे ही देखने मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा चेंज इसके अंदर आने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलो अब जैसा कि मैंने बोला था आगे देखते हैं, इसके अंदर अपन क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। चलो तो सीधा अपन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसका, एसएससी जेईई का, ईयर क्या है 2012, बहुत सिंपल, क्या दिया है, द आयरन लॉसेस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इन ए फेरोमैग्नेटिक कोर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी इज ए मतलब शेप पूछ रहा है कि कैसा शेप उसका होगा। तो पहले ध्यान दो, एक लाइन क्या लिखी है, आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, यानी भैया बोल रहा है आयरन लॉस ले लो टोटल, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी मतलब हर हर्ट्ज के लिए कितना है उससे डिवाइड कर लो। जैसे आप मान के चलो आपके पास में 100 वॉट का आयरन लॉस हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है, तो कितना हो गया ये 2 वॉट पर हर्ट्ज, ये मतलब हो रहा है, क्या बोल रहा है वो, आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, ये मीनिंग निकल के आता है इस चीज का, ठीक है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा ले लूं, ठीक है, और इसका मैं ग्राफ बना दूं वर्सेस किससे कर दूं, फ्रीक्वेंसी से, तो कैसा आएगा, है ना, अभी तुम लोग ने देखा इस तरीके का ग्राफ आता है। तो ये क्या बन रही है, लाइन, मतलब ये सी और डी ऑप्शन क्या है, पैराबोला कांस्टेंट तो गया, ए और बी ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लेकिन फर्क क्या है, पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप में बहुत सिंपल सी चीज है, एक्स एक्सिस के साथ अगर जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल आता है, अगर छोटा एंगल है 90 से कम है तो वो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, 10 90 से कम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए सही इसका आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, है ना। ये क्वेश्चन आ गया है 2012 में, प्रीवियस ईयर डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग ग्राफ शोज द लॉस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शीट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगेंस्ट वेरिंग फ्रीक्वेंसी एफ, PI इज द आयरन लॉस एट फ्रीक्वेंसी एफ, मतलब वो बोल रहा है कि इतना आयरन लॉस हो रहा है, कब हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी इतना दिया है, बाकी चीजों का क्या, बाकी चीजें कांस्टेंट है इस पैटर्न में, ध्यान रखना, है ना, करेंगे चेंज, शांति रखो। क्या बोल रहे हैं, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ द शीट एट 100 हर्ट्ज, है ना। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल इक्वेशन का, पहले से आयरन लॉस नहीं दिया है, पहले की फ्रीक्वेंसी भी नहीं दिया है, बोल रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी है एफ, उसमें आयरन लॉस है PI, कितने हैं नहीं पता। अब बोल रहे भैया यही लो, ये ग्राफ दे दे रहा हूं मैं, इस ग्राफ की मदद से ये निकाल के बताओ कि जब 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तब कितना लॉस होगा। ठीक है भैया, कर देते हैं इसकी बात। तो अभी तक आ गई होगी इक्वेशन समझ में, क्या थी, PI अपॉन F बराबर क्या था, K1 प्लस K2F, आया समझ में। F क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो अब ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं,
कि कैसे काम करेगा। तो हमको चाहिए आयरन लॉस, तो पीआई लिख लो वापस से, एफ उधर मल्टीप्लाई कर दो, K1 F प्लस K2 F स्क्वायर। अब सर K1 K2 के बिना तो काम होगा नहीं, ठीक है। ये कौन है, ये हिस्टेरेसिस लॉस है। एफ स्क्वायर की पावर का जो है ये कौन है, ये एडी करंट लॉस है पूरा, K2 नहीं, पूरा वैल्यू क्या है एडी करंट, और ये पूरा वैल्यू क्या है हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस लॉस निकालने के लिए क्या करना है, K1 इंटू 100 करना है। अब K1 कहां से लाएं, ये ग्राफ गिवन है, ग्राफ में देखो आप, ठीक है। जब मैंने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी टेंडिंग टू 0 की तरफ जाती है, तब हमें क्या मिलता है, K1 मिलता है। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.01। चलो यहां पुट कर दो फटाफट, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, मल्टीप्लाई कितना आया 1 वॉट। हिस्टेरेसिस लॉस कितना है 1 वॉट। आंसर चेक करो, दो ऑप्शन में 1 वॉट है, थोड़ा और करना पड़ेगा सॉल्व। चलो एडी करंट लॉस देखते हैं। एडी करंट लॉस कितना है, K2 इंटू 100 का स्क्वायर। K2 क्या होता है, स्लोप होता है, कौन सा, पॉजिटिव स्लोप, किसका, लाइन का। स्लोप दिया है क्या ग्राफ में, दिया है, स्लोप की वैल्यू है 0.001। चलो यहां पर कर दो 0.001 इंटू 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 10,000 डिवाइड बाय 1000 बराबर हो गया 10 वॉट्स। तो आंसर कितना आ गया भैया, डी आया आंसर, कि मतलब 100 वॉट में 100 हर्ट्ज जब अप्लाई करेंगे तो इतना 1 वॉट क्या मिलेगा हिस्टेरेसिस, और 10 वॉट क्या मिलेगा एडी करंट। देखो इसी से समझ में आता है कि इस मटेरियल के लिए ऐसा है। अब मटेरियल में मुझे क्या मैनेज करना है भाई, अब हिस्टेरेसिस लॉस 1 वॉट हो गया तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। एडी करंट लॉस कितना है 10 वॉट है, तो उसको कम करने की कोशिश मैं करूंगा। ये इसका एप्लीकेशन है, इसके लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देता है, प्रैक्टिकल यूज है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, एडी करंट लॉस इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब वो बोल रहा है कि एडी करंट लॉस और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। 10 बार हो गया है ये बात, फ्रीक्वेंसी की पावर 2 है, तो क्या आएगा आंसर, स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन ए मटेरियल। मतलब हिस्टेरेसिस लॉस का सीधा पूरा फॉर्मूला पूछा उसने, पूरा बताओ आप क्या होता है। पीएच बराबर क्या लिखा था, ईटा, फिर क्या था बीएम, कितनी पावर थी 1.6, फ्रीक्वेंसी की पावर कितनी थी 2 नहीं 1 थी, गुड। फिर क्या था वॉल्यूम। तो आंसर इसका क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर है, डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो ये इसका आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एडी करंट लॉस। मतलब एडी करंट लॉस के बारे में बताओ कि वो क्या था। तो एडी करंट लॉस बराबर क्या था भैया, एडी करंट कोफिशिएंट था, ठीक। उसके बाद क्या था, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 2 था, फ्रीक्वेंसी की पावर 2 था, थिकनेस की पावर 2 था, वॉल्यूम की पावर 1 था। तो क्या आंसर हो गया, ए आंसर इसका करेक्ट हो गया। देखा कितनी जल्दी इसमें से क्वेश्चन बनने लग गए, 2-3 मार्क्स का इसमें से जरूर आता है हर साल, तो आप इसको चेक करके जाएं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन ए मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। तो फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, पीएच इज इक्वल टू ईटा बीएम पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी पावर 1 एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट भाई कांस्टेंट, इस पे डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की पावर है 1.6, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी की पावर 1 है, उस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो यहां पर रिलेक्टिविटी यानी एस, रिलेक्टेंस से रिलेटेड एक टर्म है रिलेक्टिविटी, वही होगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट है, तो उस पर डिपेंड ये नहीं कर रहा है। कहीं पर भी ये चीज हमको देखने नहीं मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमें क्या मिल रहे हैं एग्जाम में देखने मिल रहे हैं। आई बात समझ में, थैंक यू सो मच।